ठीक है, आ गई फाइनली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा सेशन है इट इज ऑन पैराजम्बल्स। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज पैराजम्बल्स। कितने बच्चे आज सुबह 5 बजे उठे थे? हाउ मेनी ऑफ यू वोक अप एट 5 AM टुडे? मैनी? वंडरफुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो पैराजम्बल्स स्टार्ट करते हैं करना। पैराजम्बल्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट। सबसे पहले आप स्टार्टिंग स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करोगे और दूसरी चीज क्या है? फॉर्म पेयर्स। और आप पेयर्स को फॉर्म करोगे। अगर आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से करनी आती हैं, इफ यू नो वेरी वेल हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टार्टिंग स्टेटमेंट, कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अगर आपको ये चीज बहुत अच्छे से आती है, अगर आपको पेयर्स को फॉर्म कैसे करना है, अगर आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से आती है, इसका मतलब पैराजम्बल्स आर वेरी इजी फॉर यू। गेट वेल राखी कुमारी। बट पैराजम्बल्स उसके बाद आपके लिए पैराजम्बल्स बहुत आसान हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला भी था कि मैं सिर्फ आपकी 5 से 6 क्लासेस पैराजम्बल्स की लेने वाली हूँ, है ना? ठीक है, इसीलिए आई विल बी टेकिंग पैराजम्बल्स टुडे। आज हम पैराजम्बल्स करेंगे। आज हम 3 टॉपिक्स करेंगे बेसिकली। वी विल बी सॉल्विंग पैराजम्बल्स एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू अटेंड ऑल 3 क्लासेस, क्योंकि तीनों क्लासेस में मैं बहुत बहुत क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ। पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस एंड फिलर्स। हाँ जी, ये तीनों की तीनों चीजें हम करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज और सभी स्टूडेंट्स के लिए, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अगर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बैच चल रहा है SBI PO का प्रैक्टिस बैच और थ्योरी बैच, वो मॉर्निंग 9 AM चल रहा है। हाँ जी, मंडे टू फ्राइडे। एंड आई एम प्रिटी श्योर बहुत सारे बच्चों ने एनरोल किया हुआ है, उसमें क्लासेस हो रही हैं। अब क्योंकि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, क्वारंटीन का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, और हम बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये चीज खत्म होगी एग्जामिनेशंस बहुत सारे लगातार आएंगे। IBPS PO, IBPS क्लर्क, RRB, SBI PO, RBI ग्रेड भी, बहुत सारे एग्जाम्स लगातार आएंगे और हमें सबसे ज्यादा यूटिलाइज करना है इस टाइम को। इसीलिए इसीलिए इसके अलावा भी आई एम लॉन्चिंग वन मोर बैच। मैं एक बैच और लॉन्च कर रही हूँ। आई एम लॉन्चिंग वन मोर बैच प्लस पर ही। हाँ, उसमें आप एनरोल कर लेंगे। लॉन्चिंग वन मोर बैच। ये बैच किस चीज का होगा ये मैं आपको बता देती हूँ। ये बैच जो होगा हमारा, ये बैच हमारा पैराजम्बल्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, फिलर्स, क्लोज टेस्ट और कनेक्टर्स और स्टार्टर्स, मतलब इन वाले क्वेश्चंस का ये आपका बैच होगा। मतलब क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस ही हैं जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए ये बैच बैंकिंग में और लॉन्च हो रहा है। इसकी डिटेल्स आपको विद इन अ डे और 2 मिल जाएंगी कि कब कब क्लासेस होंगी, कैसे कैसे क्लासेस होंगी। मोस्ट प्रोबेबली ये बैच की जो क्लासेस होंगी ये सैटरडे एंड संडेज को ही होंगी। सैटरडे एंड संडे एक तरीके से मैराथन क्लासेस होंगी। सैटरडे एंड संडे 2-3 घंटे की प्रैक्टिस होगी। हाँ जी, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। लेट मी अपलोड द फाइल फॉर यू। हाँ, मैं एक बार फाइल आपकी स्क्रीन पे अपलोड कर देती हूँ। हाँ, बैंकिंग, हाँ जी, ये बैंकिंग में बैच है, राइट। सो दिस इज अबाउट मी। अनअकैडमी प्लस पे वैसे तो मुझे लगता है सभी लोग आ चुके हैं। मोर देन 7500 रजिस्ट्रेशन से ऊपर हो चुके हैं मेरे बैचेस में। बट अगर फिर भी स्टिल कोई ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, ले लीजिए। बहुत बेनिफिशियल है, आपकी तैयारी को एक बहुत बूस्ट देगा। सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सबकी क्लासेस आप ले पाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। गो फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ सब्सक्रिप्शन, या तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए या फिर 24 महीने का, क्योंकि सबसे सस्ते ये दोनों है। दिस इज ओनली फॉर 200 समथिंग एंड दिस इज ओनली फॉर 400 समथिंग पर मंथ।
इस कोड को लिख लीजिए, एनबी लाइफ। इस कोड को आप यूज करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। द कोड इज एनबी लाइफ। और ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए, कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। 9953592800। दिस इज द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन कॉल अस और यू कैन व्हाट्सएप अस। चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? रेडी एवरीवन फॉर टुडेज सेशन? हाँ जी, यस, ओके। ये कोड आप लोगों ने नोट कर ही लिया है। जितने बच्चे सब्सक्राइब्ड हैं वो तो क्लासेस में रेगुलरली आ ही रहे हैं, बट अगर कोई ऐसा है, आप में से कोई भी ऐसा है जिसने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और वो डिले कर रहा है, देन डू नॉट डिले इट फर्दर। टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए एंड गो फॉर इट। ओके, तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आपको दिख रहा है फर्स्ट से लेकर 5 स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पे हैं। दीज आर द 5 स्टेटमेंट्स ऑन योर स्क्रीन। आपको इनको अरेंज करना है सो दैट अ मीनिंगफुल पैराग्राफ इज मेड। एक मीनिंगफुल और एक कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए। आपको इन पांचों के पांचों सेंटेंसेस को अरेंज करना है। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से ट्राई करें, फिर हम अलग अलग स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम किस किस क्वेश्चन में कर सकते हैं। बट आई वांट कि सबसे पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। 2 मिनट का टाइम है आपके पास इस क्वेश्चन को करने का। आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। रेडी एवरीवन? ओके, चलिए। लास्ट 1 मिनट। चलिए, डन। मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। लास्ट स्टेटमेंट इज 4। लेट्स सी कितने आपके आंसर सही निकलते हैं। मार्क्स देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेकंड। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेकंड। Fourth statement is fifth one. Second statement is second one. Sorry. Third one. And the last statement is first. कितना सही हुआ? What are your scores? How many of you have given the right answer? So first statement क्या था? C. अगर मैं इसको पूरा बनाऊं, माइनस में चला गया। चलिए तो देखते हैं, अगर मैं इसको पूरा बनाऊं तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 स्टेटमेंट्स वर देयर। लास्ट स्टेटमेंट वाज फोर्थ। फर्स्ट स्टेटमेंट वाज सेकंड। Fourth statement was fifth. Third statement was 1. 2 3 1 5 4.
कितने बच्चों का सही निकला? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर्स? 2 सही, 3 सही। चलिए लेट्स सी, लेट अस सी, समझते हैं। सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट पढ़ा। क्या लिखा हुआ है? लॉन्ग टर्म डैमेज टू द हाईली प्रोडक्टिव मैंग्रोव्स ऑन द इंडियन साइड। बहुत ज्यादा डैमेज हुआ इन मैंग्रोव्स को, इन फॉरेस्ट को, इन एरियाज को कॉलोनियल एरा के टाइम पे, जब फॉरेस्ट को काटा गया था कल्टीवेशन के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जब फॉरेस्ट को काटा गया था तो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ। जो सुंदरबन है ये एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं कि इकोलॉजी जो है वो कितना लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ इकोलॉजी, अगर इकोलॉजी खत्म हो जाए तो कितना लॉस कर सकती है लैंडस्केप को और उसके लोगों। फ्रेश एविडेंस ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द इंडियन सुंदरबंस, जो फॉरेस्ट कवर का लॉस हो गया, खत्म हो गया जो फॉरेस्ट सुंदरबंस में, जो थर्ड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, ये रिमाइंडर है कि हमें जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है उनको बचाने के लिए। कहने से यहाँ पे सुंदरबंस के बारे में बात हो रही है कि कैसे कर सकती है, और फिर हम यहाँ की बात करें, क्या मैं कह सकती हूँ 2 और 3 एक पेयर है? क्या मैं कह सकती हूँ 2 और 3 एक पेयर है? इतना समझ में आया सभी को? बिल्कुल, मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि कैसे करना है। चलो अब आगे देखते हैं। देयर इज ऑल्सो अ यूनिक पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स दैट लिव हियर। एक पॉपुलेशन है टाइगर्स की जो यहाँ पर रहती है। कौन सी जगह रहती है अभी नहीं पता। जो आराम से अडेप्ट कर जाती है, अडेप्टेड टू मूव इजिली अक्रॉस द लैंड एंड सी इंटरफेस, जो आराम से अडेप्ट कर जाती है, आराम से मूव कर जाती है लैंड से सी। चलो, एज अ रिसेंट जादवपुर यूनिवर्सिटी हैज पॉइंट आउट, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी ने पॉइंट आउट किया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, जो बांग्लादेश को भी कवर करता है ईस्ट की तरफ, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, फूड वाटर एंड उसको थ्रेट है। चलिए, लॉन्ग टर्म डैमेज टू द हाईली प्रोडक्टिव मैंग्रोव्स ऑन द इंडियन साइड अकर्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरिया। लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ, और जादवपुर यूनिवर्सिटी ने क्या पॉइंट आउट किया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा थ्रेट है। कहने से 1 और 5 भी एक पेयर है। क्या मैं कह सकती हूँ 1 एंड 5 इज ऑल्सो अ पेयर? 1 और 5 एक पेयर है, और जो स्टेटमेंट हमें लिंक्ड नहीं लगता उसको हम लास्ट में लगा देते हैं। जो स्टेटमेंट हमें लिंक्ड नहीं लगता उसको हम लास्ट में लगा देते हैं। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 2, 3, 1, 5 एंड 4। कोई डाउट? 1 और 5 पेयर क्यों है बच्चे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट को काटा गया कल्टीवेशन करने के लिए, बहुत लॉन्ग टर्म डैमेज हुआ उस टाइम पे, और जैसा कि एक जादवपुर यूनिवर्सिटी ने भी पॉइंट आउट किया, जैसा कि ये सब हुआ और जैसा कि एक यूनिवर्सिटी ने भी पॉइंट आउट किया, फर्स्ट और 5 क्या हो गया? पेयर हो गया। अच्छा, पेयर्स बन जाते हैं सिर्फ अरेंज करने में गलत? हाँ, अगर पेयर्स भी बन जाते तो मतलब आपका एक स्टेप तो हो जाता है। दूसरा स्टेप में अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस की और रिक्वायरमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये मैं चाहती हूँ कि हर बच्चे का सही हो। एवरीवन हैज टू गिव द राइट आंसर्स। सबसे पहले सबको पढ़ो, मुझे बताओ स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। इसको हम साथ में सॉल्व करते हैं, साथ में सॉल्व करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी। सबसे पहले सभी को पढ़ के मुझे बताओ कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा। अच्छे से पढ़ो फिर बताओ, इतनी जल्दी जल्दी नहीं। रीड इट वेरी केयरफुली एंड देन टेल मी। बहुत अच्छे से पढ़िए देन बताइए। Since a diversified diet that means all nutritional requirements is difficult to provide, क्योंकि एक ऐसी डाइट जो सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को मीट करे वो मुश्किल है प्रोवाइड करना। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, फोर्टिफिकेशन मतलब फूड को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बहुत सारी कंडीशन से फूड को स्ट्रॉन्ग करती हैं टू प्रिवेंट मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन को बचाने के लिए। चलिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट करती है कि जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है वो बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करती है। मतलब विटामिन लोग कम खाते हैं, मिनरल्स लोग कम खाते हैं। व्यूड अगेंस्ट द न्यूट्रिशन चैलेंज इंडिया फेसेस, जो इंडिया न्यूट्रिशन चैलेंज फेस कर रही है, प्रोसेस्ड फूड्स जो हैं जिसमें फोर्टिफिकेशन होता है, इससे
हेल्प होती है कि हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं और मैटरनल हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। क्या मैं कह सकती हूँ 1 और 3 मुझे एक पेयर लग रहा है? अभी मुझे पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन मुझे 1 और 3 रिलेटेड लग रहा है। क्या मैं ये बात कह सकती हूँ? 1 में लिखा हुआ था कि बहुत सारी कंट्रीज फोर्टिफिकेशन करती है। क्यों फोर्टिफिकेशन करती है? बहुत सारी कंट्रीज की बात हुई, फिर एक स्पेसिफिक कंट्री की बात हुई, इंडिया की। तो 1 और 3 मुझे अभी कनेक्टेड लग रहा है। अभी मुझे नहीं पता आंसर होगा या नहीं होगा, बट 1 and 3 इज कनेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज इम्पेरेटिव फॉर अ स्टार्ट, बहुत जरूरी है स्टार्ट के लिए, टू मेक आयरन फोर्टिफाइड फूड वाइल्डली अवेलेबल, कि ये जो आयरन फोर्टिफाइड फूड जो है बहुत ज्यादा वाइल्डली अवेलेबल हो जाए, क्योंकि आयरन की जो डेफिशिएंसी है उसमें इतनी मैटरनल डेथ्स होती हैं और ज्यादातर मैटरनल डेथ्स होती हैं। चलो, यहाँ पे हमने मैटरनल डेथ की बात करी, हमें स्टार्टिंग करनी चाहिए मैटरनल डेथ के लिए, और यहाँ पे हमने फिर से मैटरनल डेथ की बात करी। कहने से 3 का पेयर 4 के साथ भी है। क्या मैं कह सकती हूँ 3 का पेयर 4 के साथ भी है? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी हमें स्टार्ट करना चाहिए मैटरनल हेल्थ से। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो डेथ्स होती हैं वो मैटरनल होती है। जब विमेन जब माँ बनती है उस टाइम पे उनके अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है, इस वजह से वो मैटरनल डेथ। कहने से 3 और 4 भी लिंक्ड है। 3 और 4 भी लिंक्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The shadow of malnutrition extends to the children that women with anemia give birth to. जो malnutrition है उन बच्चों तक भी पहुंचता है जो विमेन जो होती हैं जिनको एनीमिया होता है, जिन बच्चों को वो बर्थ देती है। दे ऑफन हैव लो बर्थ, आर प्री टर्म एंड सफर फ्रॉम पुअर डेवलपमेंट। कहने से 5 और 6 भी एक पेयर है। क्या मैं कह सकती हूँ 5 and 6 भी एक पेयर है? लेकिन अब एक चीज देखो, हमने 1 का लिंक 3 से बनाया, 4 भी लिंक्ड था, 5 और 6 भी एक पेयर है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा कि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम आयरन फोर्टिफाइड फूड को वाइडली अवेलेबल करें। इसके 3 रीजंस थे कि फोर्टिफाइड फूड सबको मिल जाए। क्यों? क्योंकि मैल बच्चों को भी हो जाता है, उस वजह से बच्चों को भी हो जाता है। ना, तीनों ही रीजन थे इस 4 के। क्या मैं कह सकती हूँ इस 4 के जो रीजंस थे वो 3 भी था, 5 भी था और 6 भी था। क्या ये बात समझ में आ रही है? अभी हमने पढ़ा कि 3 4 से लिंक्ड है, फिर हमने पढ़ा 5 और 6 भी लिंक्ड है, लेकिन ये जो 4 है एक तरीके से कंक्लूड कर रहा है कि फोर्टिफाइड फूड जरूरी क्यों है। ये जो 4 है ये कंक्लूड कर रहा है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है फोर्टिफाई करना। 4 कंक्लूड कर रहा है 5 और 6 को, तो कहना है 1 3 5 6 एंड 4। क्या ये बात बनी? क्या ये बात समझ में आई कि 4 पहले तो सब चीज बता दी क्यों है, फिर लास्ट में बोले इसीलिए जरूरी है। पहले तो बता दिया इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं, फिर तभी तो लास्ट में बोलेंगे इसीलिए जरूरी है। तो 4 कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है, 4 इज कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। क्या ये बात समझ में आई? अब 1 कहने से 1 इंट्रोड्यूस कर रहा है, 1 इस पूरे के पूरे टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है। नहीं, 1 तो हमने लिख दिया। ये जो है पूरा का पूरा ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, इट इज इंट्रोड्यूसिंग। हाँ, तो क्या हो गया? 2 कहां पर आ गया स्टार्टिंग में? तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 2 1 3 5 6 एंड 4। कितने बच्चों का सही निकला? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर्स? क्या समझ में आया? समझ में आया कि कैसे हमने किया? एक बार फिर से समझाऊं? चलिए, सबसे पहले तो क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले। 2 1 3 5 6 4, बताइए फोर्थ स्टेटमेंट क्या होगा? 2 1 3 5 6 4, विच विल बी द फोर्थ स्टेटमेंट? ऑप्शंस पढ़िए, बताइए कौन सा वाला स्टेटमेंट हमारा फोर्थ होगा? कैन आई से फिफ्थ विल बी द फोर्थ स्टेटमेंट, राइट? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 2, राइट? लास्ट स्टेटमेंट क्या होगा? 4। सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? 1। थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा? 3। चलो अब एक बार फिर से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। इतना समझ में आया था इसको पढ़ के कि 5 और 6 एक पेयर था? फिर से समझते हैं। क्या इतना समझ के पढ़ के आया था कि 5 और 6 एक पेयर था? 5 and 6 was a pair.
ठीक है, क्या इतना भी समझ में आया था? यहाँ पे मैटरनल हेल्थ की बात हो रही थी, 3 में मैटरनल हेल्थ की बात हो रही थी, 5 में भी मैटरनल हेल्थ की बात हो रही थी और 6 में भी मैटरनल हेल्थ की बात हो रही थी। 3 में लिखा हुआ था मैटरनल हेल्थ से स्टार्ट करके, फिर ये जो मैटरनल हेल्थ की वजह से है, जो मेल न्यूट्रिशन का शेडो है वो बच्चों तक भी पहुंच जाता है, उनका लो बर्थ होता है। कहना से तीनों में मैटरनल हेल्थ की बात हो रही थी कि मेल न्यूट्रिशन की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो कहने से इन तीनों स्टेटमेंट्स का जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा वो 4 होगा। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वाला जो फूड है ये सबको दिया जाए। बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये वाला फूड सबको दिया जाए, क्योंकि इतनी सारी दिक्कतें होती हैं इससे। क्या 3 5 6 4 क्लियर है? 3 5 6 4 क्लियर है सभी को? चलिए अब बात करते हैं 1 और 2 की। 1 और 2 की बात करते हैं। इतना भी समझ में आ रहा है कि 1 स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता? इतना भी समझ में आ रहा है कि 1 स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि सिंस लिखा हुआ है स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो 2 ही होगा। स्टार्टिंग स्टेटमेंट तो 2 ही होगा। अब इसने बोला कि कंजम्पशन ऑफ विटामिन प्रॉब्लमेटिक रहता है, इसी की वजह से विटामिन नहीं मिलता है, और क्योंकि डाइवर्सिफाइड नीड बहुत मुश्किल होती है प्रोवाइड करना, इसलिए फूड का फोर्टिफिकेशन जरूरी है। इसलिए फूड का फोर्टिफिकेशन जरूरी है। इसके बाद क्या आया 1? तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 2 1 3 5 6 एंड 4। एनी डाउट्स? एनीवन? किसी बच्चे को कोई भी डाउट? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन। हाँ ठीक है बच्चे, नाउ यूल गेट टाइम, डोंट वरी। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है फूड में विटामिन डाल देना, मिनरल्स डाल देना। हाँ 2 मिनट है आपके पास इस क्वेश्चन को करने के लिए। डन एवरीवन? कर लिया? चलिए, कहना इसे फोर्थ स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा। क्या मैं कह सकती हूँ फोर्थ स्टेटमेंट जो होगा वो स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो माइक्रोब्स के द्वारा बनाए जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, जो दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स की बात हो रही है तो कहने से देयर इन्वेंशन 4 का जो पेयर है वो 1 के साथ है। 4 का जो पेयर है वो 1 के साथ है। उनका जो इन्वेंशन है वो एक फायदेमंद है, एक आशीर्वाद है सोसाइटी के लिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इन एंटीबायोटिक से सॉल्व, इस एंटीबायोटिक से क्योर हो जाते हैं। बोन का मतलब होता है आशीर्वाद की तरफ है, आशीर्वाद की तरफ है। नहीं बच्चे, पहले हम बेनिफिट्स बताएंगे फिर डिसएडवांटेजेस बताएंगे। पहले किसी चीज के फायदे बताते हैं। कोई दवाई है, पहले दवाई के फायदे बताओगे, फिर उसके बाद उसके साइड इफेक्ट्स बताओगे। तो कहने से 4 के बाद किसका पेयर होगा? 1 का। अब मेजर दिक्कत क्या है इनमें? लेकिन इनकी मेजर दिक्कत जो है वो ये है, इसीलिए साइंटिस्ट को मेजर दिक्कत है, क्योंकि ये इसी वजह से साइंटिस्ट को चैलेंज होता है। कहने से 3 और 2 भी एक पेयर है। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर इज 4 1 3 एंड 2। कितने बच्चों का सही हुआ? देयर किसके लिए यूज हुआ है बच्चे? एंटीबायोटिक्स के लिए। तो क्या क्या आंसर्स हो गए? थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? 3। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? 4। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? 1। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया? 2। 4 1 3 एंड 2 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये रहा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर। आराम से करो, यू हैव 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। आप लोगों के पास इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का समय है। चलिए मुझे स्टार्टिंग स्टेटमेंट बताइए सबसे पहले। स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा? अ पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ दिस डैमेज नहीं हो सकता। इट चेंजेस द एसिडिक कंटेंट ऑफ वाटर बॉडीज नहीं हो सकता। एसिड रेन हैज बीन अ मेजर फैक्टर, सही बात है, एसिड रेन जो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है डिग्रेडेशन का। इसमें क्या होता है, वाटर बॉडीज का जो एसिडिक कंटेंट है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स की लाइफ अफेक्ट होती है। अब यहाँ पे लाइफ की बात हो रही है, लाइफ अफेक्ट होने के साथ साथ कहने से 2 और 4 एक पेयर है, 2 और 4 एक पेयर है, अलॉन्ग विद का मतलब क्या होता है, साथ साथ लिविंग बींग्स की लाइफ अफेक्ट होने के साथ साथ कोरोजन भी होता है बिल्डिंग्स का। और उस बिल्डिंग के कोरोजन का क्या एग्जाम्पल दे रखा है, ताजमहल, कहने से 4 और 1 भी एक पेयर है। आंसर क्या हो गया, 3, 2, 4 एंड 1। कितने स्टूडेंट्स का सही हुआ? फाइनली सही। चलिए क्या क्या आंसर्स हो गए? लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया? बी। सेकेंड स्टेटमेंट ए। थर्ड स्टेटमेंट सी एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज डी। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। इस बार सबके आंसर्स अलग अलग है, मैच नहीं कर रहे आप लोगों के आंसर, हर कोई आंसर अलग अलग दे रहा है। अच्छे से पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। चलिए स्टार्टिंग स्टेटमेंट क्या होगा, 4। फ्रीडम ऑफ प्रेस क्या है, इज सिंबॉलिक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का ये सिंबॉलिक है। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है सच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मैं कह सकती हूँ 1 and 3 विल बी अ पेयर? कैन आई से 1 and 3 विल बी अ पेयर? क्योंकि ये जो राइट है, ये जो राइट है, ये वाली राइट, और यहाँ पे राइट को मेंशन किया हुआ था, कैन आई से 2 and 1 इज ऑल्सो अ पेयर? क्या मैं कह सकती हूँ 2 और 1 भी एक पेयर है? क्योंकि यहाँ पे एक राइट मेंशन हुई और उस राइट के बारे में दे रखा है। कैन आई से 1 और 3 भी एक पेयर है? क्योंकि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हुई और यहाँ पे ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात हो रही है। तो 4 स्टार्टिंग स्टेटमेंट था, 2 और 1 एक पेयर है, 1 और 3 एक पेयर है। सो फाइनल आंसर क्या हो गया, 4, 2, 1 एंड 3 इज द फाइनल आंसर। कितने स्टूडेंट्स का सही निकला? सबकी मैं चेक चेक कर रही थी, बहुत सब लोगों के आंसर्स अलग अलग आ रहे थे इस क्वेश्चन के। 50% सही है। चलिए गुड, मेनी ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर्स आल्सो। तो आंसर्स क्या क्या हो गए? लास्ट स्टेटमेंट इज डी, थर्ड स्टेटमेंट इज सी, वेरी गुड, सेकेंड स्टेटमेंट इज बी एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ए।
चलिए, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? सभी लोग रेडी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन। You have 3 minutes for this question. Last 1 minute. चलिए, एक मैं हेल्प करती हूँ। क्या मैं कह सकती हूँ यहाँ पे एंड हैज लेस लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है रियलिटी इज मोर कॉम्प्लेक्स। रियलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसे बहुत कम कुछ प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजी पे डिपेंड नहीं करती रियलिटी, वो खुद के फायदे पे डिपेंड करती है। रियलिटी कुछ और होती है। बट क्या मैं कह सकती हूँ 6 और 2 एक पेयर है? कैन आई से 6 and 2 इज अ पेयर? चलिए, 6 और 2 एक पेयर है। इसका स्टार्टिंग स्टेटमेंट अगर मैं पूछूं, पूरे के पूरे पैसेज में नीतीश कुमार की एक एमएलए की बात हो रही है। क्या मैं कह सकती हूँ स्टार्टिंग स्टेटमेंट जो है, जो उस पूरे के पूरे पैसेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है, वो 5th स्टेटमेंट है कि पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक से बातचीत करने में हम कुछ भी बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बड़ा आसान हो गया है कि वो कुछ भी वादे कर देते हैं अपने एम्स को
करवाने के लिए। कहने से स्टार्टिंग स्टेटमेंट 5 है और फिर उसके बाद 7 आएगा, और इसी का एग्जाम्पल दे रखा है 7 का, 5 का एग्जाम्पल दे रखा है 7 में। इन द लेटेस्ट इंस्टेंस, सबसे अभी जो लेटेस्ट एग्जाम्पल आया, कहने से एक बात की गई और उस बात का एग्जाम्पल दिया गया 7 में। क्या मैं बात कह सकती हूँ कि एक बात की गई और उस बात का एग्जाम्पल दिया गया 7 में। चलिए अब सॉल्व कीजिए। नाउ आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग एकदम कर पाएंगे। 5 और 7 मैंने आपको एक पेयर बता दिया, स्टार्टिंग स्टेटमेंट बता दिया मैंने, 6 और 2 आपको एक पेयर बता दिया। अब आपको बताना है क्या आएगा। चलिए लेट्स सी। चलिए, क्या मैं अगली बात ये कह सकती हूँ, यहाँ पे टू सिग्नल दैट ऑनेस्टी इज अबव मटेरियल कंसिडरेशंस ऑफ पावर। उन्होंने ये बात शो कर दी कि जो ऑनेस्टी है वो किसी भी फायदे से ऊपर है। नीतीश कुमार ने जो चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को छोड़ दिया, वो हमें क्लियरली ये दिखा रहा है कि वो बहुत ऑनेस्ट है। उन्होंने कुर्सी के ऊपर ऑनेस्टी को सिलेक्ट करा। नीतीश कुमार ने जो इस चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को छोड़ दिया, वो हमें क्लियरली ये शो कर रहा है, इस बात का सिग्नल दे रहा है कि उनके लिए जो ऑनेस्टी है वो हर चीज से ऊपर है। क्या मैं कह सकती हूँ 4 और 3 भी एक पेयर है? कैन आई से 4 and 3 इज ऑल्सो अ पेयर? क्या ये बात क्लियर हुई? चलिए अब देखते हैं, स्टार्टिंग देखते हैं। फिफ्थ स्टार्टिंग इसमें पता था कि इसने इंट्रोड्यूस किया बिहार चीफ मिनिस्टर का जो रीअडॉप्शन हुआ है। जो चीफ प्रोटैगोनिस्ट थे उन्होंने पूरी कहानी बना दी उसके लिए। उन्होंने जो वापस जो बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं वापस वो जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, जो उनके चीफ प्रोटैगोनिस्ट थे। प्रोटैगोनिस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अ मेंबर ऑफ सम अ पार्टी, जो एकदम पूरी की पूरी मेन कैरेक्टर होता है किसी चीज का। तो उन्होंने पूरी की पूरी एक स्टोरी बना दी, इस बात के पीछे एक बात का एग्जाम्पल दिया गया, और उन्होंने बोला जो चीफ लीडर्स थे, जो चीफ मेंबर्स थे, उन्होंने पूरी की पूरी एक स्टोरी बना दी इस बात को लेके। कहने से 7 और 1 भी एक पेयर हो गया। फाइनल आंसर इज 5 7 1 6 2 4 एंड 3। पहले तो मुझे बता दो कितने बच्चों का सही हुआ, फिर मैं इसे पूरा एक्सप्लेन फिर से करूंगी। कितने स्टूडेंट्स का सही हुआ यार? हाफ रॉन्ग, थोड़ा रॉन्ग, आधा सही हुआ। किसी एक बच्चे का भी पूरा योगेश का सही हुआ पूरा। चलो अब इसको फिर से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, हम इसको समझेंगे तो हमें ये एकदम क्लियर हो जाएगा। इट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू अस। इसको पूरा समझते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को, ये हमारा मेंस लेवल क्वेश्चन था, और जब इस तरह के इतने सारे लोग, इतने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो हमें कैसे करना है। क्या इतना समझ में आया था कि फिफ्थ स्टार्टिंग स्टेटमेंट है? बस मुझे ऐसे हाँ हाँ करके बताते जाइएगा। क्या इतना समझ में आया था कि फिफ्थ एक स्टार्टिंग स्टेटमेंट है और फिफ्थ में जो बात बोली उसका एग्जाम्पल सेवेंथ में दिया गया? क्या इतना भी समझ में आया था? फिफ्थ में जो बात बोली उसका एग्जाम्पल सेवेंथ में दिया गया था कि पब्लिक डिस्कोर्स जो है उसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है कुछ भी झूठे बाइनरीज, कुछ भी झूठे वादे कर देती हैं अपने एम्स को बचाने के लिए। फिफ्थ का एग्जाम्पल सेवेंथ में दिया। अब मैंने और पेयर्स बनाए। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या आसान चीज थी? इस क्वेश्चन में ये आसान चीज था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगा हुआ है। इसका मतलब ये कंप्लीट सेंटेंसेस है, ये पूरे पूरे सेंटेंसेस है। लेकिन यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये सेंटेंस अधूरा है। अधूरा है इसका मतलब इसके आगे सेंटेंस कंप्लीट होगा। ये सेंटेंस अधूरा है, इसके आगे सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट होगा, मतलब मोर कॉम्प्लेक्स
एंड हैज लेस टू डू, क्या इतना समझ में आया था कि ये सेंटेंस कंप्लीट कैसे होगा? जब मैं सिक्स के आगे टू लगाऊंगी, जब मैं सिक्स के आगे टू लगाऊंगी, जब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। सिमिलरली जो नीतीश कुमार का एम था, सिंपल था, ये सिग्नल करने के लिए फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट कब होगा? जब मैं फोर्थ सेंटेंस के आगे थ्री लगाऊंगी। क्या ये बात भी समझ में आई थी? फोर्थ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए थ्री लगाया, सिक्स सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए टू लगाया। चलो अब हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि पहले सिक्स टू आएगा या फिर पहले फोर थ्री आएगा। लेट अस सी। साउंड बाइट रिडक्शनिज्म ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स हैज मेड इट इजी, बहुत आसान हो गया है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो कुछ भी अपने एम्स को सूट करने के लिए वो कोई भी स्टोरीज बना लेते हैं। अभी जो लेटेस्ट इंस्टेंस हुआ ब्रिटिश बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार का, उन्होंने वापस से भारतीय जनता पार्टी को अडॉप्ट किया, वो इस चीज का एग्जाम्पल है। जो चीफ प्रोटैगनिस्ट थे, जो चीफ लीडर्स थे, उन्होंने एक बहुत बहुत केयरफुली एक पूरी पूरी स्टोरी बना दी, और उस स्टोरी में उन्होंने क्या दिखाया कि जो ग्रैंड अलायंस है वो करप्ट है, लेकिन जो बीजेपी है वो ऑनेस्टी में है। उनको नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाना था, लेकिन उन्होंने क्या स्टोरी बनाई? कुछ भी झूठी स्टोरी वो लोगों को दिखा देते हैं, ये पूरी की पूरी झूठी स्टोरी दिखाई। कहने से सेवन का जो बात है वो वन में क्लियर हो रही है। प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग होता है लीडर्स, सेवन की जो बात है वो वन में क्लियर हो रही है। फिफ्थ में बोला कि वो कोई भी झूठी स्टोरी बना देते हैं, उसका एग्जाम्पल दिया ये वाला, और वही एग्जाम्पल वन का भी है। क्या ये क्लियर है? यही एग्जाम्पल वन का भी है। क्या ये चीज एकदम क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलिए, 1571 क्लियर है। अब मुझे बस इतना चेक करना है कि सिक्स और टू पहले आएगा या फोर और थ्री पहले आएगा, राइट? अब चेक कीजिए, यहाँ पर हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, और हम किसमें, फोर में भी नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। कहने से इसके बाद हम नीतीश कुमार की ही बात करेंगे, तो फोर और थ्री वाला पेयर पहले आएगा और सिक्स और टू वाला पेयर बाद में आएगा। क्या ये बात भी समझ में आई सभी को? फोर और टू वाला पेयर, थ्री वाला पेयर पहले क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार की बात हो रही थी और अभी तक नीतीश कुमार की ही बात हो रही है। सिक्स और टू वाला पेयर पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसका सेम केस, यहाँ पे नीतीश कुमार की बात नहीं हो रही है। तो नीतीश कुमार की बात यहाँ पे हो रही है, तो उसका रिलेशन ही तो आगे आएगा, इसका रिलेशन ही तो आगे आएगा। तो आंसर क्या होगा? 5 7 1 4 3 6 एंड 2। इसमें बच्चे इट क्या है? मेड इट इजी, जरूरी हो गया है। इट यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है, केवल इट क्या दिखा रहा है? इट दिखा रहा है आगे वाली बात को। क्या जरूरी इजी हो गया कि पॉलिटिकल पार्टीज झूठी कहानियां बना लें? इट किसके लिए है? इस बात के लिए है। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? हाउ फोर थ्री कैसे हुआ? वॉज सिंपल। जो नीतीश कुमार का जो एम था कि मैं चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को शो कर देता हूँ, वो बड़ा सिंपल था। उसका कोई भी चीज प्रिंसिपल को लेके नहीं थी, वो सिर्फ उनका फायदा था, इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को छोड़ रहा हूँ। सिंपल क्या था? सिंपल था। क्या सिंपल था? कि उसका कोई काम प्रिंसिपल से नहीं था, सिर्फ किस चीज से था? खुद के फायदे से था। कोई डाउट? समझ में आया? आसान था। तो क्या हुआ? Nitish Kumar aims in the move to renounce the chief minister's post was simple. कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? To signal that honesty is above material considerations of power, as is the case with political messaging in general. The reality is more complex and has to do with अच्छा अच्छा एक सेकेंड हम लोग शायद कुछ गड़बड़ करी है। हाँ, हमने कुछ गड़बड़ करी है। हाँ, इट वॉज, हाँ सॉरी सॉरी, हमने एक गड़बड़ करी है। 5 7 1 6 2 एंड 4 एंड 3। 6 2 पहले आएगा, 4 एंड 3 बाद में आएगा। क्यों? एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हम नीतीश कुमार की बात कर रहे थे, यहाँ पे वन में हमने बात की थी कि उन्होंने क्या दिखाया कि क्लीनलीनेस एंड ऑनेस्टी के साथ है। वन में हमने बात करी कि बीजेपी को उन्होंने एकदम ऑनेस्ट बताया,
और 6 में बात करी एज इज द केस विथ पॉलिटिकल मैसेजिंग इन जनरल। हाँ जी हाँ जी, एकदम एकदम एकदम, एज इज द केस विथ पॉलिटिकल मैसेजिंग। हाँ, माई मिस्टेक माई मिस्टेक। हाँ, तो 571 के बाद क्या आएगा, 62 आएगा और फिर 43 आएगा, राइट right. हाँ, दिस ये नहीं, ये होगा 5716243। हाँ, अब ठीक हो गया बहुत सारे बच्चों का। चलो अभी 4 सही हुए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसका सॉल्व कर लेते हैं। 5716243, सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, विच इज अ सेकेंड लास्ट स्टेटमेंट, फोर्थ, इसका मतलब क्या हो गया, डी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, A5, राइट। फोर्थ स्टेटमेंट क्या हो गया, 6A। लास्ट स्टेटमेंट इज 3। सेकेंड स्टेटमेंट इज 7। फिफ्थ स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, सेकेंड, राइट। सो द फिफ्थ सेंटेंस इज सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। You have 3 minutes for this question. बच्चे प्रैक्टिस इज द की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रैक्टिस। मुझे था ये मेंस लेवल है, डेफिनेटली दिस इज मेंस लेवल। चलिए, क्या इसमें आपको एक हिंट ये मिल रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1। क्या इतना समझ में आ रहा है कि ए ई डी और एक पेयर होगा। ए ई डी इज अ ट्रिपलेट। चलिए अब सॉल्व कीजिए। कहने से ये सारे एडवांटेजेस हैं, देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस। कहने से ये तीनों एडवांटेजेस थे, यहाँ पे सी आएगा। अब हमारा इतना बन गया, सी, ए, ई और डी। अब आपको बस ये बाकी सारे बीच में अरेंज करने के, कहाँ कहाँ बाकी सारे फिट होंगे। रीड इट एंड टेल मी। चलिए देखते हैं। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस टू पीएसबीज डिसइन्वेस्टिंग स्टेक्स। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं पीएसबीज को जो स्टेक्स डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो स्टेक्स बेच रहे हैं इन दीज लीगेसी बिजनेसेस, इन बिजनेसेस में थ्रू द मार्केट रूट के थ्रू कर रहे हैं। कहने से
बहुत सारे एडवांटेजेस हैं गिविंग द बैटर्ड वैल्यूएशंस ऑफ मोस्ट पीएसबीज। अगर मैं ज्यादा पीएसबीज की वैल्यूएशंस को देखूं, हम यहाँ पे स्टेक्स को डिसइन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अगर हम इनकी वैल्यूएशन को देखें तो नई कैपिटल को रेज करने के लिए इक्विटी बढ़ानी पड़ेगी और गवर्नमेंट ओनरशिप कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात हुई और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ओनरशिप को कम करने की। कहने से सी को ही एक्सप्लेन किया है एफ ने, सी को ही एक्सप्लेन किया है एफ ने और अच्छे से। सी में बात हुई डिसइन्वेस्टमेंट करने की और वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उससे सी को एक्सप्लेन किया है एफ ने। चलो ए ईडीएम लगा चुके हैं, ए पढ़ते हैं। फॉर वन सेलिंग इक्विटी, इक्विटी अगर हमने बेच दी, यहाँ पे हम इक्विटी की बात भी कर रहे थे, यहाँ पे हम इक्विटी की बात भी कर रहे थे और यहाँ पे हम फिर से इक्विटी की बात कर रहे हैं कि क्योंकि हमने इक्विटी, सेलिंग इक्विटी इन नॉन कोर बिजनेस, इससे फायदा होगा पीएसबी को, उनको कैपिटल मिलेगी, उनको कैपिटल मिलेगी। ठीक है, सेकंड फायदा क्या पड़ा, कटिंग द एप्रन स्ट्रिंग्स का मतलब क्या होता है, अगर हमने उनके ऊपर से रेस्ट्रिक्शंस कम कर दिए तो अब इन बैंक्स को कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी अपने ग्रोथ प्लान को फंड करने के लिए, उनको ऑलरेडी कैपिटल मिलती रहेगी। थर्ड, विद द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा तो इस समय बहुत अच्छा टाइम है कि पब्लिक ऑफर्स हम दे दें और सेल्स डाल दें हम इन शेयर्स की इंस्टीट्यूशंस में। दिस में अब मुझे बी की पोजिशनिंग देखनी है, आई हैव टू चेक द पोजिशनिंग ऑफ बी। दिस मे नॉट बी डिजायरेबल टू रिटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डिस्ट्रेस्ड बैंक्स। डिस्ट्रेस्ड बैंक्स में पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिटेन करना ये डिजायरेबल नहीं हो सकता है, इट माइट नॉट बी डिजायरेबल। ये बात जो है डिजायरेबल नहीं होगी। अब मुझे ये चेक करना है कि ये वाली बात जो है ये कहां पर आएगी, ये हमारी कहां पर आएगी, ये हमें चेक करने की जरूरत है। कहने से यहां पर तो नहीं आएगी, डी के बाद तो नहीं आएगी, क्योंकि डी में तो एक पॉजिटिव बात कह रहे हैं हम, डी में तो हम एक पॉजिटिव बात कह रहे हैं, तो मे नॉट बी डिजायरेबल कैसे आ जाएगा, मे नॉट बी डिजायरेबल यहाँ पर भी नहीं आएगा और यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, कहने से यहाँ पर भी नहीं आएगा, यहाँ पर दिस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी नहीं आएगा। सी और एफ हमने पेयर बनाया ही था, एफ के बाद हमने ए पेयर बनाया ही था, सी और एफ हमने पेयर बनाया भी था। हाँ, लेकिन लेकिन गवर्नमेंट ओनरशिप का डाइल्यूशन हो जाएगा, गवर्नमेंट ओनरशिप का डाइल्यूशन हो जाएगा, गवर्नमेंट ओनरशिप का डाइल्यूशन हो जाएगा। इस ये बात डिजायरेबल नहीं होगी पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिटेन करने के लिए। क्या मैं इसको यहां पर लगा सकती हूँ, कैन आई प्लेस इट ओवर हियर, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ये डिजायरेबल नहीं होगा पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए। एफ से तो बी लिंक्ड हो जाएगा, लेकिन क्या बी से ए लिंक्ड हो पाएगा, अच्छे से पढ़िए फिर बताइए, क्या बी से ए लिंक्ड हो पाएगा, ये डिजायरेबल नहीं होगा। फॉर वन सेलिंग इक्विटी इज लाइकली टू प्रूव मोर ल्यूक्रेटिव, डिजायरेबल नहीं होगा तो मोर न्यूक्लियेटिव, कहने से ये वाली पोजीशन भी नहीं हो सकती। क्या मैं कह सकती हूँ ये वाली पोजीशन भी नहीं हो सकती। चलो अब ये वाली पोजीशन को चेक करते हैं, ए के बाद आ सकता है या नहीं। ए में लिखा हुआ है सेलिंग इक्विटी जो है ज्यादा लुक्रेटिव होगी, स्ट्रेस्ड पीएसबी के पास पैसा आएगा। दिस मे नॉट बी डिजायरेबल टू रिटेन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन डिस्ट्रेस्ड बैंक्स। टू कटिंग द apron stings will ensure that these banks, कहने से यहाँ पे भी कोई लिंक नहीं बन रहा, यहाँ पर भी कोई भी लिंक नहीं बन रहा। चलिए अब ये वाली पोजीशन चेक करते हैं। बैंक्स को कैपिटल नहीं चाहिए होगी अपने ग्रोथ प्लान्स को फंड करने के लिए, और ये जो है डिजायरेबल नहीं होगा पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिटेन करने के लिए। ये बात जो है डिजायरेबल नहीं होगी पब्लिक कॉन्फिडेंस को रिटेन करने के लिए, कहने से पोजिशनिंग जो बेस्ट बन रही है वो यहाँ पर बन रही है। हाँ, ए और डी पेयर से मेरा मतलब क्या था, ए आएगा फिर ई आएगा फिर डी आएगा, ये तीनों साथ में आएंगे, मतलब पहले फर्स्ट एडवांटेज आएगा फिर दूसरा एडवांटेज आएगा और फिर तीसरा एडवांटेज आएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा, सी एफ ए ई बी एंड डी। कितने बच्चों को सही हुआ? हाउ मेनी ऑफ यू हैव गिवन राइट आंसर्स? अभी बच्चे का डाउट ये है कि मैम एफ और सी क्यों नहीं होगा। गिवन द battered valuations of most PSBs, raising न्यू कैपिटल का रेज करना, considerable equity expansion and a steep dilution in government ownership of these banks
क्या ये स्टार्टिंग स्टेटमेंट हो सकता है एफ, या स्टार्टिंग स्टेटमेंट सी ही होगा? पहले हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम कर क्या रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील एक्सप्लेन कि हम कर क्या रहे हैं, फिर उसके बाद बता दिया क्या कर रहे हैं, फिर हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। पहले हम इंट्रोड्यूस करेंगे फिर एक्सप्लेनेशन पे आएंगे। दैट मीन्स पहले सी आएगा बाद में एफ आएगा। क्लियर एवरीवन? हाँ, जो लास्ट के दो क्वेश्चंस थे हमारे, ये दोनों के दोनों हमारे मेंस लेवल के क्वेश्चंस थे। बोथ ऑफ देम वर मेंस लेवल क्वेश्चंस, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी विल मीट इन सम टाइम नाउ। 5 to 5 मिनट्स का ब्रेक है सभी लोगों के लिए। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड वी विल बी सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, और हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात मुझे इतना बताइए, ये तो चलो मेंस लेवल के क्वेश्चंस थे आपके, इनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, और जो अभी हमारे मेंस एग्जाम में बहुत टाइम भी है, तब तक तो हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे प्री लेवल के क्वेश्चंस थे, क्या ये आप लोगों के सही होना शुरू हो गया है? जैसे ये वाला हमारा प्री लेवल का क्वेश्चन था, ये वाला हमारा प्री लेवल का क्वेश्चन था, ये वाला हमारा प्री लेवल का क्वेश्चन था। प्री लेवल के क्वेश्चंस आराम से हो रहे थे। हाँ जी, और मेंस लेवल में तो अभी टाइम है, तो मेंस लेवल के तो हम बहुत सारी प्रैक्टिस कर करके इनको भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ठीक है, चलिए नाउ वील मीट इन सम टाइम। अब हम थोड़ी देर में मिलेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। ठीक है, बाय बाय एवरीवन। वील मीट एट 11:05 नाउ।